कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रोजलिन जो कि डेट्रिस की मेड होती है। वो माय लेडी चिल्लाते हुए डेट्रिस के पास आती है और कहती है, माय लेडी, सर इलियट यहाँ आ गए हैं। डेट्रिस कहती है, क्या लूसियस आया है बिना किसी नोटिस के? फिर रोजलिन कहती है, हाँ, उन्होंने कहा कि वह इलाके से गुजरते समय यहाँ आए थे, ड्यूक को ग्रीट किया और अब वे बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस की ओर जा रहे हैं। फिर डेट्रेस कहती है, उससे कह दो कि मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगी, मुझे तैयार होने के लिए कुछ समय चाहिए। फिर रोजलिन घबराते हुए कहती है, वेल, वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, बाद में उन्हें कुछ दूसरे काम निपटाने हैं, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने तो सभी नौकरों को भी भगा देने का ऑर्डर दे दिया था ताकि वो आपके साथ अकेले में बात कर सके। डेट्रिस कहती है, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। फिर वो कुर्सी से उठते हुए कहती है, तो क्या लूसियस ग्रीन हाउस में है? रोजलिन कहती है, माफ करना, जी जी, वो वहीं है। फिर हम देखते हैं डिट्रेस उस तरफ जाने लगती है। कुछ मेड आपस में फुसफुसाते हुए कहती है, मैंने सुना है कि सर इलियट यहाँ है, क्या आपको पता था? फिर दूसरी कहती है, क्या सच में? वो बिना कुछ बोले ही यहाँ आ गए? मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगा था कि वह इस तरह इसे देखना भी नहीं चाहेगा। फिर दूसरी कहती है, आप अच्छी तरह से जानती है, वॉर के मैदान में मजेस्टी की जान बचाने के बाद वह उनका पसंदीदा नाइट बन गया है। वह दोनों मजाक उड़ाते हुए कहती है, शायद वह अपनी पहली फियोंसे से बदला लेने के लिए वापस आ गया है। फिर दूसरी मेट कहती है, हाँ, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। उसके लिए हीरो का रोल निभाने का समय बिल्कुल सही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ड्यूक के परिवार पर बगावत के आरोप लगे हैं और माइलेडी का दूसरा मंगेतर भी लापता हो गया है। डेट्रिस ये सब बातें सुनते हुए जा रही होती है। फिर उसे एक और मेट की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है, मतलब सच तो यही है, 6 साल पहले उन्होंने उसके साथ जो किया वो सरासर बुराई थी। हाँ, लेकिन सोचो कि इन सब से पहले वे दोनों एक साथ कितने खुश दिखते थे। फिर पहली मेट कहती है, तो मुझे और क्या कहना चाहिए? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जानते हो ना, बेचारी डिट्रेस। ये कहकर वो दोनों हंसने लगती है। इधर डिट्रेस ग्रीन हाउस में पहुंचकर मन में कहती है, वो अभी तक यहाँ नहीं आया है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी आ गई हूँ। वो सोचती है, लूसियस जब वह मुझे देखेगा तो क्या कहेगा? क्या वह जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे दोषी ठहराएगा, या फिर मेरे प्रेजेंट हालात पर हंसेगा, या फिर वो गुस्से भरे शब्द बोल सकता है। अगर वो इस तरह हरकतें करता है तो मुझे क्या कहना चाहिए? तभी लूसियस वहां पहुंचता है। वो कहता है, क्या मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया? इसे बीते एक अरसा हो गया है। डिट्रेस लूसियस की बात सुनकर चौंक जाती है। वो मुड़कर देखती है। लूसियस कहता है, डिट्रेस आप क्या कर रही थी? डिट्रेस लूसियस को अपने सामने खड़ा देखकर कहती है, मैं सिर्फ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर लूसियस हंसता है। वो कहता है, हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, चलो देखते हैं। फिर वो प्यार से डिट्रेस से कहता है, चलिए टहलने चलते हैं। तो तुम कैसी हो? डिट्रेस कहती है, अगर आप हमारे ब्रेकअप के बाद के उन 6 सालों की बात कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ गया। लूसियस कहता है, हाँ, अब जब आपने यह कहा है, मुझे आपके मंगेतर के मौत के बारे में पता चला। डिट्रेस कहती है, यही तो सब लोग कह रहे हैं, भले ही उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। लूसियस कहता है, अच्छा ऐसा है, अगर उन्हें उनकी बॉडी मिल जाए तो आपके लिए यह ज्यादा आसानी होगी, है ना? डिट्रेस कहती है, आप जानते ही हैं, पल भर की उम्मीद से चिपके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर लूसियस कहता है, उसने जरूर बहुत मुश्किल समय देखा होगा, मुझे आपके लिए ऐसा ही महसूस होता है। फिर डिट्रेस अपने मन में कहती है, तुम ऐसा कहते हो, तुम मेरे लिए भला कैसे महसूस कर सकते हो? फिर लूसियस कहता है, लेकिन फिर भी आपको इस शादी को एक्सेप्ट करना ही होगा, आप जानती है ना, आपके पिता के साथ पहले ही मामला सुलझ चुका है। डिट्रेस कहती है, हाँ, मुझे पता है, मैं इस शादी को न मानने की हालात में नहीं हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डिट्रेस का पिता कहता है, शांत हो जाओ डिट्रेस।
डिट्रेस चिल्ला के कह रही होती है, आप मुझसे शांत होने के लिए कह रहे हैं? आप मेरे और लूसियस के बीच शादी की बात कैसे उठा सकते हैं? 6 साल पहले आपने उसके साथ जो किया, उसके बाद यह सब कुछ भूल गए हैं आप? आपने न सिर्फ उसकी सोशल स्टेटस छीन ली है, बल्कि उसे घर में ही बेइज्जत किया है। और क्या अब आप मुझसे उससे शादी करवाना चाहते हो? फिर डिट्रेस का पिता कहता है, मैं और क्या कर सकता था? ग्लावर के बगावत को नजरअंदाज करने के लिए मजेस्टी की यही शर्त है। यह इसलिए था ताकि तुम उसके पसंदीदा राजकुमार से शादी कर सको। हमें उनकी बात माननी ही होगी, यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। डिट्रेस कहती है, हमारी लाइफलाइन? आपका मतलब आपकी लाइफलाइन? फिर भी मैं नहीं कर सकती। लूसियस के साथ शादी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो अपने डैड से कहती है, शायद अगर आप मजेस्टी को यह समझा दे तो। तभी डिट्रेस का पिता कहता है, किस बारे में? लूसियस के साथ आपकी पिछली सगाई के बारे में? मजेस्टी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही? मुझे समझ आता है कि ड्यूक की बेटी का किसी नाइट से शादी करना कितनी बेइज्जती भरी है। शायद लूसियस की जड़ें मैली और नीच हो, लेकिन जब वह मजेस्टी के तरफदारी का हकदार बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह दूसरे रईसों की उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है। फिर डिट्रेस चिल्लाते हुए कहती है, इस समय खानदान या सोशल स्टेटस की परवाह कौन करता है? मैं तो किसी पागल रईस की दूसरी पत्नी बनना ज्यादा पसंद करूंगी। डिट्रेस रोते हुए कहती है, हम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? फिर डिट्रेस का पिता कहता है, मुझे पता है कि इस शादी के बाद आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस परिवार के फ्यूचर के लिए आपको कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। फिर डिट्रेस का पिता कहता है, अब आप जा सकती है, मुझे और कुछ नहीं कहना है। डिट्रेस कहती है, लेकिन पापा, मुझ में लूसियस का सामना करने की हिम्मत नहीं है। फिर डिट्रेस का पिता चिल्लाते हुए कहता है, बस करो और जिद्दीपन छोड़ो। आपके इस पछतावे की कोई अहमियत नहीं है। तुम ड्यूक की बेटी हो, तुम्हें उसी तरह बर्ताव करना शुरू कर देना चाहिए। यह सुनते ही डिट्रेस रोने लगती है। डिट्रेस का पिता फिर से कहता है, इलियट जल्द ही शादी का प्रपोजल लेकर आएगा, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो ताकि वह पुरानी बातों को भुला सके। ओ मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। हमारे परिवार का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, हमारे परिवार के सम्मान की बदौलत ही तुम्हारा वजूद है। सब कुछ तुम्हारे अपने भले के लिए है। डिट्रेस कहती है, यह सब मेरे भले के लिए है? इस बगावत के लिए आप ही जिम्मेदार है और आप अपनी बेटी का इस्तेमाल अपने ही बनाई हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे बताइए पिताजी, यह मेरे लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा? फिर प्रेजेंट में डिट्रेस कहती है, मुझे पता है, अगर आप न होते मेरे पास मना करने की कोई पोजीशन नहीं है। फिर लूसियस खड़े होते हुए कहता है, खैर मैं भी इन सब से अलग नहीं हूँ, मेरे पास भी इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं यह एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे शादी का यह ख्याल बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मजेस्टी काफी समय से मुझे मेरा टाइटल देना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुराने ख्याल वाले लोग मेरे खानदान को मुद्दा बनाकर इसमें बाधा डाल रहे हैं। आपके परिवार के लीगलिटी ही वह चीज है जिसकी मुझे इस मामले को सुलझाने और स्टेटस पर दावा करने के लिए जरूरत है। और हाँ, जैसा कि आप सोच सकती हैं, मैंने तुमसे मिलने आने से पहले ही तुम्हारे डैड को शादी का प्रपोजल दे दिया था। इधर डिट्रेस अपने मन में कहती है, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं लूसियस? क्या आप वाकई इन सब बातों से सहमत है? मेरे परिवार की वजह से ही आपसे आपकी जमीन, आपकी ऑनरशिप का हक और आपकी हर चीज छीन ली गई, फिर भी आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? फिर लूसियस कहता है, एक शर्त है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। मजेस्टी चाहते हैं कि हमारी शादी प्यार से शुरू हो। डिट्रेस ये सुनकर चौंकते हुए कहती है, क्या? लूसियस कहता है, यह एक कॉमन सेंस है अगर आप इसके बारे में सोचे तो। मजेस्टी नहीं चाहेंगे कि दूसरों को इस बारे में पता चले उनके द्वारा हमें एक अनचाही शादी में धकेलने के बारे में, सिर्फ इसलिए ताकि वह मुझे एक स्टेटस दे सके। उन्हें हम दोनों की हिस्ट्री की पूरी जानकारी है। वो चाहते हैं कि हम ऐसा बर्ताव करें जैसे हमारी पुरानी फीलिंग्स ने हमें एक बार फिर से एक साथ ला दिया हो। डिट्रेस कहती है, तो आप यह कह रहे हैं हमें ऐसा दिखावा करना होगा जैसे हम एक दूसरे के प्यार में फिर से पड़ गए हो?
ये तो सरासर बेतुका है। हम ऐसा नाटक कैसे कर सकते हैं जब पूरी दुनिया जानती है कि हमारी पिछली कहानी का अंत कैसे हुआ था। इसके अलावा मेरे मंगेतर फ्रेडरिक के बारे में बुरी खबर भी है। यह खबर कुछ समय पहले ही मिली। फिर लूसियस कहता है, किसी का दिल आसानी से पिघल जाता है। मैं बस इतना कहूँगा कि जब तुम्हें रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत थी तब मैंने तुम्हें वापस पाने की कोशिश की। ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं है, आपको पता है। यह कहते हुए लूसियस की नज़र डिट्रिस और फ्रेडरिक की सगाई की अंगूठी पर जाती है। वो कहता है, क्या यही वो तरीका नहीं है जिससे हर कोई अपने लोगों का दिल जीतता है। इसके अलावा पूरी दुनिया भी जानती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनते ही डिट्रिस चौंक जाती है। वो लूसियस को देखते हुए मन में कहती है, सुनहरे चमकदार बाल जो सूरज की रोशनी को अपने अंदर समेट लेते हैं, लाल रंग जैसी चमकती रूबी जैसी आंखें, उसके होठों पर लटकती कोमल मुस्कान। 6 साल पहले से अब तक आपके लुक में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। लूसियस कहता है, इस तरह मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने का सजेशन देना चाहता हूँ। आने वाली बॉल पार्टी के लिए कम से कम कुछ नेचुरल चेहरे के भाव तो होने ही चाहिए। और वो डिट्रेस का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आज तो तुम बहुत थके हारे और पीले दिख रहे थे। अगर इसी तरह से पार्टी में आना ठीक है तो हमारी नई लव स्टोरी पर कोई यकीन नहीं करेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और अगली बार याद रखना, इस अंगूठी को अपनी उंगली से उतारना मत भूलना। बेट्रिस ये सुनते ही चौंक जाती है। वो अपने मन में कहती है, फ्रेडरिक की ओर से सगाई की अंगूठी। मैं क्या सोच रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने होने वाले पति से मिलने अपनी पुरानी सगाई की अंगूठी पहनकर आई थी। यह बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। मैं लूसियस के ख्यालों में इतनी खोई हुई थी। फिर लूसियस कहता है, ठीक है तो फिर मैं हम दोनों के कोलैबोरेशन का वेट कर रहा हूँ। डिट्रेस कहती है, सेम हेयर। और वो मन में कहती है, कम से कम हमारी पहली मुलाकात तो इतनी नीरस नहीं थी जितनी यह है। हम देखते हैं लूसियस डिट्रेस को कहता है, डिट्रेस। वो पीछे मुड़ के देखती है, फिर वो खुश हो जाती है। वो कहती है, लूसी। फिर वो उससे गले लग के कहती है, तुम कहाँ थे? तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। लूसियस कहता है, सच में? डिट्रेस कहती है, बिल्कुल, तुम मेरे हो, तुम्हें पता है ना। लूसियस हंसते हुए कहता है, तो तुम मुझे ढूंढती ही रही। वो कितनी क्यूट है। डिट्रेस कहती है, हम। लूसियस कहता है, झूठी? डिट्रेस कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें याद किया, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। लूसियस कहता है, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं। उस दिन के बाद तभी डर से डिट्रेस की आंखें खुल जाती है। वो ये सपना देख रही होती है। वो हांफने लगती है। वो उठ के बैठ जाती है और कहती है, यह एक सपना था। शायद मैं आने वाले इस सेरेमनी को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूँ। जब से मेरी मुलाकात लूसियस से हुई है, मेरे सारे सपने ऐसे ही होते हैं। डिट्रेस को लूसियस की बातें याद आती है। उस दिन के बाद तुम कभी मेरे पास नहीं आए। यह याद आते ही वो उदास होकर कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी दरवाजे पे नॉक करके डिट्रेस की मेड, जो कि रोजलिन होती है, वो कहती है, माय लेडी, मैं रोजलिन हूँ। डिट्रेस कहती है, अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या आपको आज रात अच्छी नींद आई? डिट्रेस कहती है, मॉर्निंग। फिर रोजलिन डिट्रेस का चेहरा देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? डिट्रेस कहती है, कोई बात नहीं है, मुझे बस एक बुरा सपना आया था, बस इतना ही। वैसे आपको क्या चाहिए था? रोजलिन एक लेटर दिखाते हुए डिट्रेस से कहती है, सर इलियट ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। डिट्रेस वो लेटर लेकर देखती है, फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, हाँ। रोजलिन यह देखकर कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है माय लेडी? डिट्रेस कहती है, यह कुछ भी नहीं है। और वो मन में कहती है, अच्छा ऐसा है। और वो गुस्से से पेपर को चिमोड़ते हुए कहती है, तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं बस वही करूं जो आप कह रहे हैं, है ना? फिर कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जिस दिन बॉल सेरेमनी होनी थी। हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी लेडीजें होती है। तभी कोई लूसियस से कहता है, सर इलियट आप यहाँ हैं? लूसियस उस तरफ देखता है। फिर लूसियस उस इंसान से कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहाँ रहने के काबिल हूँ भी या नहीं।
वो इंसान कहता है, प्लीज ऐसा मत कहिए, आप ही वो इंसान है जिसे मजेस्टी सबसे ज्यादा मानते हैं। अगर आप नहीं तो यहाँ रहने के काबिल कौन होगा। वह हंसते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी हाजिरी से मजेस्टी और माई लेडी दोनों ही खुश होंगे। लूसियस मुस्कुराता है और कहता है, आपके काइंड वर्ड के लिए थैंक्स। फिर वो शख्स कहता है, वैसे मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं, लेकिन क्या आप ठीक है? लूसियस कहता है, किस बारे में? वो शख्स कहता है, मुझे पता था कि आपको नहीं पता, आपको अभी तक पता ही नहीं चला। तो सुनो, ऐसा लग रहा है कि वो आज के बॉल पार्टी में शामिल हो रही है। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तभी कोई कहता है, लेडी लुइडन आ गई है। वहाँ खड़े सारे गेस्ट कहते हैं, अरे वह देखो, इसे देखो जरा, ओ माय गॉड, क्या वो दिमागी तौर से बीमार है? एक और लेडी कहती है, मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। फिर एक शख्स कहता है, मुझे समझ आता है कि उसने अपने मंगेतर को खो दिया है, लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। शायद उसे सर फ्रेडरिक के फ्यूनरल में ही चले जाना चाहिए। इधर डिट्रेस अपने मन में कहती है, ओ माय गॉड, ये लोग, एक लेडी को जो इस पार्टी में आई है, यह कहना है कि वह इसके बजाय एक अंतिम संस्कार में चली जाए। खैर, मुझे अंतिम संस्कार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जब लूसियस ने डिट्रेस को वो लेटर भेजा था कि उसमें क्या लिखा था। उस लेटर में लूसियस ने डिट्रेस के लिए एक शोक ड्रेस पहन के आने के लिए कहा था। डिट्रेस अपने मन में कहती है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा पहनावा लूसियस की मांग को पूरा करता है। फिर वो लूसियस की तरफ देखती है। वो बहुत खुश दिखाई देता है। यह देखते ही डिट्रेस खुश होते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि वो अच्छे मूड में है। ओहो, उसे ऐसा ही होना चाहिए। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। पर वह उस खूबसूरत मुस्कान के साथ किसको ग्रीट कर रहा है? डिट्रेस के पास खड़ी लेडीज अपने बातें करती है। आप तो बिल्कुल साफ सवाल पूछ रही हैं। इसका जवाब है बिल्कुल, मिस बेरी स्पर्ट। ऐसी अफवाह है कि सर इलियट और बेरी स्पर्ट आजकल ये कुछ हद तक चलन में है। उसकी मुस्कान देखकर लगता है कि उन कहानियों में जरूर कुछ सच्चाई रही होगी। फिर दूसरी लेडी कहती है, मतलब मिस स्पर्ट एक अच्छे परिवार से आती है, लेकिन सर इलियट की बात करें तो उनकी अचीवमेंट चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, कोई भी चीज उनकी नीच खानदान को साफ या बदल नहीं सकता। इसलिए शादी ही उसके सॉल्यूशन का रास्ता है। फिर एक लेडी कहती है, चुप रहो, वो हमें सुन सकता है। फिर दूसरी कहती है, अरे हाँ, आप सही कह रही हैं। इधर डिट्रेस अपने मन में कहती है, उन्होंने एक मुस्कान से ही नॉवेल लिख डाला। मैं सोच भी नहीं सकती कि यह कितना शर्मनाक होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम फिर से प्यार में पड़ गए हैं। और वो मन में कहती है, मुझे अभी से ही बहुत थकावट महसूस हो रही है, मैं हैरान हूँ। तभी एक लेडी डिट्रेस की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, इस बार वो किसके साथ सगाई करेगी? मिस केपलर, पर्सनल रूप से ऐसा सवाल पूछना ठीक नहीं है। फिर वो लेडी कहती है, लेकिन सच्चाई तो यही है, उसकी पहले ही 2 सगाई टूट चुकी है। मैं क्यूरियस क्यों ना हूँ, अगला कौन होगा या इस तीसरे इंसान का क्या होगा? यह सच है, आमतौर पर एक बार सगाई टूटने से ही परिवार बिखर जाता है, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं है। खैर, वो तो बहुत ही नोबल लेडी है। याद है उस समय वो सबसे मशहूर सोशल लाइट हुआ करती थी। फिर एक लेडी कहती है, लेकिन बहुत से लोग इस बात से सहमत है कि वो तीसरी बार रिश्ता टूटने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कौन जाने, शायद वो टेम्पल में रहने का इरादा कर ले। सभी को पता है कि वो हर हफ्ते टेम्पल जाती है। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे यह बेहद नामुमकिन लगता है। अभी भी बहुत से मर्द है जो उसे जीतने का मौका तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका परिवार पहले ही मजेस्टी की ग्रेस से बेदखल हो चुका है। इसलिए अब वो अपनी पसंद के मर्द को चुनने की हालात में नहीं है। और मुझे कहना होगा कि उन सभी के मन में डर सा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें उन्हें दोष कौन दे सकता है? एक का तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, जबकि दूसरे ने अपनी जिंदगी ही खो दी। लेकिन आप कभी नहीं जान सकते, शायद एक बहादुर सज्जन शायद आकर उस दिन को बचा ले और एक सीक्रेट लेटर के जरिए अपने प्यार का इजहार करे। और फिर वो लेडीज हंसते हुए कहती है, अरे वाह, ये कितना रोमांटिक है। फिर वो लेडी जो डिट्रेस को चिढ़ाते हुए ये सब कह रही होती है, वो डिट्रेस की तरफ देखकर मन में कहती है, वो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती थी, नशे में होने का नाटक करती रहती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे थोड़ा सा डंक मार सकी। और वो लेडी तिरछी नजरों से डिट्रेस की तरफ देखती है। डिट्रेस उस लेडीज को देख के मुस्कुराती है।
वह लेडी डिट्रेस को मुस्कुराते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से कहती है, उसने ऐसा किया? क्या वो मुझ पर हंस रही थी? तभी लूसियस की बहन आके कहती है, तुम यह सब मजाक की बातें करना बंद करो। वो लेडी घबराते हुए कहती है, हेलो, आप यहीं थी मैडम बेल? खैर, हम तो बस। इधर डिट्रेस बेल को देखती है और अपने मन में कहती है, ये डिक्सी है, क्या उसने मुझे अभी इनके मजाक उड़ाने से बचाया? डिट्रेस और डिक्सी दोनों 6 साल पहले एक बहुत अच्छी दोस्त थी। डिट्रेस अपने मन में कहती है, हमारा अलग होना बहुत बुरा था। फिर 6 साल पहले जो हुआ था डिट्रेस को याद आता है। डिक्सी उससे कह रही होती है, डिट्रेस, अब मुझे समझ आ गया है, तुम मेरे भाई से सचमुच प्यार नहीं करती। प्रेजेंट में डिट्रेस कह रही होती है, डिक्सी, तुम सही थी, मैंने शायद खुद को खतरे में डाल दिया था। डिट्रेस डिक्सी और मिस स्पॉट को देखकर मन में कहती है, मेरे ख्याल से यह दोनों काफी करीब है। फिर डिट्रेस को वहाँ पे खड़ी लेडीजों की बात याद आती है जो कुछ देर पहले बातें कर रही थी। ऐसी अफवाह है कि सर इलियट और बेरी स्पॉट इन दिनों एक दूसरे के साथ कुछ हद तक रिलेशनशिप में है। फिर डिट्रेस कहती है, उस इंसान के लिए जिसने मेरी सगाई की अंगूठी को लेकर मेरी बेइज्जती की थी, उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई है। तभी एक शख्स डिट्रेस को आके कहता है, लेडी लुइडेन। डिट्रेस कहती है, यह कौन है? फिर वो शख्स कहता है, क्या आप मुझे अपने पहले डांस से सम्मानित करेंगी? डिट्रेस कहती है, क्या उसने मुझसे इस तरह के हालात में उसके साथ नाचने के लिए कह रहा है? वो शख्स डिट्रेस का हाथ अपने हाथ में लेके कहता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उनके ऑर्डर को तोड़ने की बजाय उस प्रॉब्लम से निपटना मेरे लिए बेहतर होगा। डिट्रेस कहती है, किसका ऑर्डर? फिर वो शख्स लूसियस की तरफ दिखाते हुए कहता है, हाँ वही। डिट्रेस उस शख्स से कहती है, क्या लूसियस ने तुम्हें भेजा है? वो शख्स कहता है, हाँ उन्होंने उन्होंने मुझे तुमसे डांस के लिए पूछने को कहा। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। डिट्रेस कहती है, आप कहते हैं कि वो मेरे बारे में परेशान है, या फिर क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वो खुद को मेरी मंगेतर बताती है और फिर भी वो मूर्ति की तरह बस खड़ी रहती है, जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? उस शख्स को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, मुझे माफ करें। डिट्रेस कहती है, कुछ नहीं, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ, और जाते हुए कहती है, थैंक यू, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। तभी वो शख्स डिट्रेस का हाथ पकड़ लेता है। डिट्रेस चुपचाप उस शख्स को देखती है। वो शख्स कहता है, लेडी लुइडेन। इधर सारी औरतें डिट्रेस को देखकर बातें करने लगती है। कहती है, उधर देखो। डिट्रेस गुस्से से कहती है, आप क्या सोच रहे हैं कि आप? तभी वो शख्स डिट्रेस के हाथ में एक पर्ची देते हुए कहता है, ये लो, और डिट्रेस के करीब आकर डिट्रेस के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अब जब आसपास कोई न हो तभी इसे खोलकर पढ़े। फिर डिट्रेस को उन औरतों की बातें याद आती है जो कुछ देर पहले बातें कर रही होती है। अभी भी इस पे बहुत सारे मर्द जीतने की मौका तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका परिवार पहले ही मजेस्टी की ग्रेस से बेदखल हो चुका है, इसलिए अब वह अपने पसंद के मर्द को चुनने के हालात में नहीं है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद कोई बहादुर सज्जन आकर हालात को संभाल ले। डिट्रेस को यह बातें याद आती है। फिर डिट्रेस अपने हाथ में वो चिट्ठी को देख के अपने मन में कहती है, एक और सीक्रेट पत्र के जरिए अपने प्यार का इजहार कर रहा है। वो गुस्से से हंसते हुए कहती है, अब मुझे अपने मंगेतर के मेरे साथ किए जा रहे दबे छिपे फ्लर्ट से भी निपटना होगा। वो शख्स डिट्रेस से कहता है, लेडी लुइडेन। तभी वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है, लेडी लुइडेन। हम देखते हैं डिट्रेस काफी गुस्से में दिखाई देती है। डिट्रेस उस पर्ची को फाड़कर फेंकते हुए कहती है, मुझे मूर्ख समझ रहे हो? वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? तुम इसे क्यों फाड़ोगी? क्यों? यह तो सर इलियट का मेमो है। डिट्रेस कहती है, मुझे माफ करे, तो वो मेमो लूसियस की तरफ से था। वो शख्स जमीन पे गिर के चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, मैंने आपसे डांस करने के लिए कहा ताकि मैं उसकी ओर से इसे आपको सौंप सकूं। मेरा इरादा किसी भी तरह से आपकी बेइज्जती करने का नहीं था, और न ही मेरा मकसद किसी भी तरह से आपका मजाक उड़ाना था। लेडी लुइडेन, अब क्या करूं? वो नीचे पर्चियों को इधर उधर हटाते हुए रो रहा होता है और कहता है, वो मुझे मार डालेगा। वो लूसियस के बारे में कह रहा होता है। लुइडेन चुपचाप उस शख्स को देखती है और अपने मन में कहती है, क्या सच में इसे लूसियस ने भेजा है? वो खामोश हो जाती है।
फिर हम देखते हैं लूसियस बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तो तुमने उस पर्ची को फाड़ दिया, कितना मजेदार है। मतलब मामला सुलझ गया। मैं सोच रहा था कि वो आखिर रोते हुए मेरे पास क्यों आया। डिट्रेस भी कहती है, लेकिन मैंने आपकी मर्जी के हिसाब से कम ज्यादातर भाग में वैसा ही किया जैसा कि आप चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं पूर्वी तरफ से तीसरी छत पर आऊं और मैं यही हूँ। इतनी सारी झंझट क्यों उठानी जब आप उससे सीधे मुझे मैसेज दिलवा सकते थे। फिर डिट्रेस अपने मन में सोचती है, बेढंगा ड्रेस कोड, सीक्रेट मैसेज और एक स्पाई जो इसे पहुंचा रहा है। यह बेवकूफ लूसियस, इसे इन सब चीजों में कितना मजा आ रहा होगा। फिर डिट्रेस कहती है, तो अब आगे क्या होगा। लूसियस कहता है फिर डिट्रेस कहती है, तुमने ही तो मुझे फ्यूनरल के कपड़े पहनने को कहा था, क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं था। लूसियस कहता है, कुछ बड़ा। डिट्रेस कहती है, हमारी दोबारा प्यार में पड़ने की प्लानिंग या कुछ ऐसा ही। लूसियस कहता है, अरे ऐसा है तो फिर हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों होगी जब हम बस यहाँ बैठ ही सकते हैं और बाकी काम दूसरों पर छोड़ दें। डिट्रेस हंसते हुए कहती है, तो फिर आपको मुझे इतना बेमेल पहनावा पहनने की क्या जरूरत थी। क्या ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए था, क्या यही बात है। लूसियस कहता है, आपका क्या मतलब है। इस बारे में सोचो, जब आप कुछ नहीं करती तब भी हर कोई आपके बारे में बुरा भला कहता है। अगर तुम फैंसी ड्रेस पहनकर आती तो लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठाते और कि तुम आज मुझे बहकाने आई हो। वह डिट्रेस की तरफ आके ये बातें कहता है। वो फिर कहता है, बेशक आप उन्हें आसानी से गलत साबित कर सकती थी आज वो घटिया सगाई की अंगूठी पहनकर, लेकिन मुझे इसे दोबारा तुम्हारी उंगली पर देखकर बहुत ही नफरत होती। फिर कुछ देर के लिए शांति हो जाती है। फिर डिट्रेस कहती है, तुम काफी बदल गए हो, तुम काफी सख्त भाषा बोलने वाले हो गए हो। लूसियस चुपचाप डिट्रेस को देखता है, फिर वह हंसते हुए कहता है, आप शायद सही कह रही हैं। आखिरकार मैंने 5 साल से अधिक समय वॉर के मैदान में लड़ते हुए बिताया है और आपके बारे में तुम पहले जैसे ही लगती हो, या शायद अब आप थोड़ी सी बोरिंग हो गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, एक मतलबी और बोरिंग आदमी से सगाई करने के बाद शायद यह नेचुरल है कि आप किसी न किसी रूप से उससे मिलते जुलती लग रही हैं। डिट्रेस खामोश रहती है। वो अपने मन में सोचती है, आखिरकार फ्रेडरिक तो वह इंसान था जिसे मेरे डैड ने चुना था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसके प्रति कोई खास लगाव या कुछ और। फिर वो लूसियस से कहती है, लूसियस मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उसके बारे में इंसल्टिंग बातें न करें। मेरे पिता की वजह से फ्रेडरिक की जान चली गई। मैं सचमुच नहीं चाहती कि कोई भी उसके बारे में बुरा बोले। लूसियस चुप हो जाता है। तभी डिट्रेस अपने मन में कहती है, ये मैंने क्या किया। लूसियस को फ्रेडरिक के साथ मेरी सगाई की बात से परेशानी हो रही थी। फिर लूसियस कहता है, आप ठीक कह रही हैं, मुझे और अधिक थॉटफुल होकर सोचना चाहिए था, मुझे माफ कर दें। डिट्रेस चुपचाप लूसियस को देखती है, फिर कहती है, कोई बात नहीं। और फिर वो मन में कहती है, मुझे उम्मीद थी कि लूसियस मेरा मजाक उड़ाएगा या मुझ पर गुस्सा करेगा। क्या इसकी वजह यह है कि वह इस समय अच्छे मूड में है। फिर हम देखते हैं लूसियस काफी खुश दिखाई देता है। फिर वो कहता है, चूंकि हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करती थी। डिट्रेस कहती है, आपका क्या मतलब है। लूसियस कहता है, फ्रेडरिक के लिए आपके मन में जो सिंपैथी और पछतावा है, यही आपको उसकी मौत के बाद भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे आने के लिए मोटिवेट करता है। ये कहकर लूसियस खामोश हो जाता है। डिट्रेस भी कुछ देर तक शांत रहती है। फिर लूसियस कहता है, कि आपको भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस होता था 6 साल पहले मुझे छोड़ने के बाद। फिर 6 साल पहले का दिखाया जाता है। डिट्रेस कह रही होती है, कौन, बेला एनिस। लूसियस की बहन कहती है, हाँ उसी के बारे में। मैंने सुना है कि वह ड्यूक के घर पर ठहरी हुई है, क्या यह सच है। डिट्रेस कहती है, यह सही है, लेकिन डिक्सी तुम उसे कैसे जानती हो। डिक्सी कहती है, सुनो मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। वहाँ उस लेडी के बारे में कुछ डाउट लग रहा है। वह लेडी एक बार हमारे घर आई थी। उसने मेरे भाई से मिलने की मांग करते हुए काफी हंगामा किया था, लेकिन मेरी माँ को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि इतने हंगामे के बाद आखिरकार वह यहीं पहुंची। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे भाई तक पहुंचने के लिए आपके परिवार का इस्तेमाल कर रही है। आपको जल्दी करनी चाहिए और उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकालना चाहिए।
बेट्रिस कहती है, ओ कम ऑन डिक्सी, मेरा मतलब है मैडम एनिस ने हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। हॉस्टल में वापस आते समय वो लगभग मेरे डैड की गाड़ी से टकराने से बच गई थी, और यह सुनने के बाद कि उसने अपने हेल्थ समेत सब कुछ खो दिया था, मेरे डैड ने हमदर्दी दिखाते हुए उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। डरने की कोई बात नहीं है डिक्सी, आपको अपने टेंशन को दूर कर लेना चाहिए। फिर डिक्सी कहती है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। वो कहती है, आप सही कह रही हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, शायद यह सब मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत ही बुरा एहसास हो रहा है। फिर वह डिट्रेस का हाथ पकड़ के कहती है, डिट्रेस अगर सच में कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे भाई को सेफ रखना, प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि आप ऐसा करेंगी डिट्रेस। डिट्रेस कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा करूंगी। फिर डिट्रेस अपने मन में कहती है, डिक्सी जरूरत से ज्यादा सोच रही है। डिट्रेस अपने घर में होती है। वो मन में कहती है, वह हमेशा की तरह वही लूसियस था, साथ ही अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह मुझे जरूर बताता। फिर वह अपने पिता के कमरे से गुजरते हुए अपने मन में कहती है, डैड को लूसियस कुछ खास पसंद नहीं है। तभी डिट्रेस मुड़ के देखती है। डिट्रेस का डैड और वो लेडी आपस में बातें कर रहे होते हैं। डिट्रेस कहती है, यह है फादर और मैडम एनिस, और अपने मन में कहती है, हाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वह चिढ़ जाए। और वो वहाँ से जाते हुए मन में कहती है, वरना मुझे बेवजह डांट पड़ सकती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर डिट्रेस बताती है, उस दिन जिस दिन वो लेडी लूसियस को पकड़ के रो रही होती है और कह रही होती है, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है, बस मुझे ही दोष दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। डिट्रेस काफी हैरान दिखाई देती है। वो कहती है, या यूं कहे कि उस दिन तक जो हालात थे, जब तक कि उस घिनौनी घटना ने सब कुछ बदल न दिया। 6 साल पहले लोग लूसियस और डिट्रेस को देख के कह रहे होते हैं, उन दो लवर जोड़ियों को देखिए, हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब मिस फेनरी और लेडी लुइडेन। वो लड़की अपने में कहती है, मुझे हैरानी होती है कि वे आखिर कैसे मिले होंगे, वे एक साथ बहुत परफेक्ट लगते हैं, समाज में सबसे ज्यादा चर्चित दो शख्सियतें एक जोड़े के रूप में। वो दूसरे लेडी से कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे उनसे बहुत जलन होती है। डिट्रेस बताती है, जब वो लेडी आके इथान कह के लूसियस को पकड़ के रोने लगती है। डिट्रेस कह रही होती है, मैडम एनिस ये सब क्या हो रहा है। वो औरत कहती है, आखिरकार मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। आई एम सॉरी, मैं इतनी देर से आई, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। लूसियस चौंक के कहता है, मेरा बेटा कहना, क्या तुम मुझे अपना बेटा क्यों कह रही हो। इधर औरतें अपने बातें शुरू कर देती है। वो लेडी क्या कह रही है, मिस्टर फेनरी की माँ काउंटेस है। फिर दूसरी कहती है, क्या वह उसे किसी और के लिए गलत समझ रही है। वो औरत रोते हुए कहती है, ओ एथन, मेरे बेटे, आपको शायद कुछ याद ना हो, आखिरकार उस समय आप तो बस एक छोटे बच्चे थे। वो अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरा नाम बेला एनिस है, मेरा जन्म मेरे होम टाउन हास्तो में एक नोबल परिवार में हुआ था। एक दिन मुझे एक नौसेना ऑफिसर से प्यार हो गया। उस आदमी ने मेरे कानों में फ्यूचर के वादे फुसफुसाए, और आखिरकार मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया। और फिर पता चला कि एलोन के रूप में उनकी पहले से ही एक बीवी थी। और मानो इतना ही काफी नहीं था, वो 6 साल बाद मेरे पास आया और मुझसे मेरे बच्चे को उसे सौंपने की मांग करने लगा। पता चला कि वो अपनी पत्नी के साथ बच्चे पैदा करने में नाकाम रहा था। उसने मुझसे अपने बेटे की कस्टडी छोड़ने के बदले में अपनी कुछ संपत्ति विरासत में पाने की गुजारिश की। मेरे परिवार ने मुझे नाजायज बच्चे को जन्म देने की वजह से घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए कुछ खास नहीं कर सकती थी। तो मैंने उसकी बात मान ली और अपने बच्चे को छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती थी, लेकिन उस आदमी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने मुझे मेरे बेटे के फोटो भेजने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने उन्हें भेजना पूरी तरह बंद कर दिया। यही तो उसकी पहले से प्लानिंग रही होगी, मेरे बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए छीन लेना। फिर वो रोते हुए कहती है, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए इतने समय से सब कुछ सहती आ रही हूँ, लेकिन मुझे अब उसे आखिरी बार देखना था। फिर वहाँ मौजूद एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है, बकवास कर रही हो, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो। यह तो काउंट फेनरी जैसा काम नहीं लगता है, बेहतर होगा कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो। वो लेडी कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सही हूँ और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। वो लेडी लूसियस के बचपन की फोटो एक लॉकेट में दिखाती है। यह मेरे बेटे की बचपन की फोटो है।
फिर वो दूसरी लेडी कहती है, ओ माय गॉड, इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर फेनरी। फिर वो लेडी कहती है, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, क्या यह बात मायने नहीं रखती कि फेनरी ने अपना खिताब विरासत में मिलने से पहले हास्टो के पास सेवा की थी। फिर दूसरी लेडी कहती है, यह मैडम एनिस के होम टाउन के काफी करीब है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण काउंट फेनरी किसी भी तरह से सफाई देने की हालत में नहीं है। मुझे इस पर शक है, अगर उसे पता होता तो वो शुरू में ही कुछ कर लेती। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इधर डिट्रेस अपने मन में कहती है, ये क्या है, लूसी नाजायज संतान थी? सभी को शांत रहना होगा। इस समय कोई भी ठीक से सोच नहीं रहा है, यह बकवास सच नहीं हो सकती। फिर वो पीछे मुड़ के सोचती है, मुझे डैड को इसमें दखल अंदाजी के लिए कहना चाहिए। फिर वो अपने पिता को देख के कहती है, फादर, क्या उन्हें यह सब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? वो वहाँ ऐसे ही शांत क्यों खड़े हैं? फिर डिट्रेस को अपने डैड की कई बातें याद आती है। जब उसका डैड जिस दिन उस लेडी को घर में लेकर आया था, वो कह रहा होता है, हास्तों की यह नोबल लेडी मेरी गाड़ी की वजह से यह गंभीर रूप से घायल होने से बाल बाल बची। फिर डिट्रेस कहती है, इसके पीछे मेरे डैड का हाथ है, उन्होंने ही यह सब किया है। फिर डिट्रेस को याद आता है कि डिट्रेस के पिता ने उस दिन डिट्रेस से कहा था, डिट्रेस, क्या आप हमारे मेहमान के उनके यहाँ रुकने में मदद करेंगी? फिर डिट्रेस काफी हैरान होते हुए कहती है, ताकि वो लूसियस के स्टेटस को बर्बाद कर सके और हमारी सगाई तोड़ सके। वहाँ पे खड़ी लेडीज लूसियस से पूछने लगती है, मिस्टर फेनरी, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब दो, क्या यह सच है कि बेला एनिस आपकी अपनी माँ है? लूसियस डिट्रेस की तरफ देखता है। डिट्रेस अपने मन में कहती है, नहीं, मैंने यह नहीं किया, प्लीज मुझे गलत मत समझो लूसियस, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह सब होने वाला है। डिट्रेस कहती है, मैं कभी बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन किसी वजह से मेरी याददाश्त वहीं तक रहती है, फिर मुझे कुछ याद नहीं आता। उस दिन की मुझे बस एक ही बात याद है। इधर लूसियस अपनी सफाई देते हुए कहता है, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं 6 साल की उम्र तक अपने प्रेजेंट परिवार के साथ नहीं रहा। डिट्रेस कहती है, बात यह है कि लूसियस के जवाब सुनने पर दूसरे रईस ने बेला एनिस के बात को सच मान लिया और उन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, तो क्या वो सचमुच नाजायज औलाद है? और यह सब के अंत में लूसियस को बड़े लोग के कानून के मुकदमे का सामना करना पड़ा। आखिरकार काउंट के स्टेटस और फेनरी सरनेम विरासत में पाने का उनका हक रद्द कर दिया गया और उसे लूसियस फेनरी इलियट के रूप में वॉर के मैदान में भेज दिया गया। डिट्रेस कहती है, लूसियस ने जब कहा, फ्रेडरिक के लिए आपके मन में जो सहानुभूति और पछतावा है, यही बात आपको उनकी मौत के बाद भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे आने के लिए मोटिवेट करता है। क्या 6 साल पहले मुझे छोड़ने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए यही फीलिंग्स थी? फिर लूसियस हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस कुछ मत बोलो। फिर डिट्रेस बताती है, जब लूसियस 6 साल पहले अपने मुकदमे का वेट कर रहा था, वह मुझसे एक बार मिलने आया था। उसने मुझसे उसके साथ भाग जाने की गुजारिश की। लूसियस डिट्रेस से कह रहा होता है, प्लीज डिट्रेस। डिट्रेस कहती है, और जैसे तैसे हमारी बहस बढ़ती गई, हमारी भावनाएं भी तेज होती गई। लूसियस डिट्रेस को बार बार प्लीज कह के उसे मना रहा होता है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।